जब फिर वहां से मैंने चिट्ठी लिखी गांव में, तो मैंने लिख के भेजा कि भाई मैंने पासपोर्ट बनवाया है। अब गांव में तो कोई घर पे हमारे कोई जानते नहीं थे पासपोर्ट क्या होता है, तो मैंने फिर यहाँ से मेरी चिट्ठी, मैं लोगों के अंदर काम करने का एप्टीट्यूड देखता हूँ कि यार इनका एप्टीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है ना, इनका उनके अंदर मैं इस चीज को इतना महत्व नहीं देता कि इसको पहले से कितना आता है। लेकिन कई बार हमारे ऊपर अटैक भी हुए एक तरह से फैकल्टी को ले जाने के, बल्क में पूरा एक कलेक्शन टीचर्स का ग्रुप उठा के ले जाएगा। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम है कि भाई हमें एक तरह से पेड़ लगाना आता है, तो बीज डाल के हमें, हाँ शांति से तो बैठने वाले हैं नहीं, तो काम करने का जज्बा वही 2001 में जिस तरह से हमारा एक तरह से स्टार्टअप था, उस तरह से ही हम इसको वापस वही एनर्जी के साथ में इसको आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। लेकिन यस, वो जो टारगेट्स वगैरह जो भी है ना, वो तो हम हमारी टीम के साथ ही डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं, एक अच्छी खासी नौकरी बनी बनाई नौकरी को छोड़ के जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है तो हर चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई जाता है सिस्टम से तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि यार ये हमसे जा रहा है किसी भी कारण से, बट ये कि सिस्टम के अंदर हम किसी तरह की दिक्कत नहीं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय और जैसा कि ये हम टॉक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपसे रूबरू हो रहे हैं सामने और रेजोनेंस और भी एकेडमिक एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं वो आरकेवी सर हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर रेजोनेंस कोटा, एकेडमिक हेड सब कुछ है। तो आज हम जानेंगे कि रेजोनेंस की जो ये सक्सेस स्टोरी, जो इतना बड़ा अंपायर है, वो कैसे बना और इसके पीछे का जो स्ट्रगल था, पूरी की पूरी जर्नी जो थी उसके बारे में जानेंगे। तो सर, आपका जो कॉलेज डेज का जो जर्नी था उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, और आप जो ये टीचिंग प्रोफेशन में आए जब कॉलेज से, तो वो कैसे आप आए उनके बारे में थोड़ा जाओ। मृत्युंजय, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही कैमरा शाई पर्सन हूँ, और मुझे ये सोशल मीडिया और ये लोगों के बीच में जाके अपना ये बताना, ये सब मैं बहुत ही थोड़ा इस मामले में बैकवर्ड हूँ। लेकिन एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, इस तरह के टॉक शो कह लो या स्टेज पे अपने बारे में बताना, अपनी जर्नी के बारे में बताना, इसका मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, और वो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को या कोई भी व्यूअर जो इसको देख रहा है, या कोई भी पर्सन जो कभी देखते हैं कभी सुनने वाला प्रोग्राम होता है, तो मकसद इसका ये रहता है कि किसी की जर्नी से और किसी के स्ट्रगल से अगर कोई अपने जीवन में कुछ सीखता है तो उस चीज को बताने का एक ऑब्जेक्टिव सफल होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि बच्चे या टीचर्स या कोई भी इसको देख रहा है तो वो कुछ ना कुछ इससे सीख करके जाए, लेकिन वो सीखेगा तभी जब इसको शुरू से लेके एंड तक देखेगा। तो अब मैं बताता हूँ, जो क्वेश्चन है उसका जवाब देता हूँ कि कॉलेज डेज, स्कूल डेज, उसके बाद ये कैसे शुरू हुआ, ये सब चीजों के बारे में। तो इसके लिए क्या पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी होगा। मैं कोटा के कोटा जिले के एक छोटे से गांव का हूँ। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और वहीं पे गांव में ही पढ़ाई लिखाई हुई कक्षा 1 से 8 तक। फिर उसके बाद में 9, 10, 11, 12। अब क्या है कि सभी बच्चों का अलग अलग नेचर होता है। मेरा नेचर ऐसा रहा है कि मैं शुरू से ही थोड़ा पढ़ाकू रहा हूँ, तो मैंने और कोई चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, और इसलिए, और खासतौर से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। हमारे जो मैथ्स के टीचर थे प्राइमरी स्कूल में भी बहुत अच्छे थे, और जो मिडिल स्कूल था 8वीं तक का, 6ठी से 8वीं तक, उसमें भी बहुत अच्छे थे। और इस वजह से मैथ्स पे काफी अच्छी एक इंटरेस्ट भी था, और उस पे अच्छी पकड़ बनी। तो टीचर्स ने बोला कि भाई 9th में आपको बेटा तेरे को 9th में पीसीएम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो हमारे टाइम पे 9th में मिलता था। उसके बाद में तो मेरे जो अगला बेच था ना, उन लोगों को 11वीं में मिलने लग गया। तो वी वर लकी कि हमारा सबसे लास्ट बेच था कि हमको 11th में पीसीएम मिला, मतलब 9 में पीसीएम मिला। तो 9th में मैंने, हमारा जो टाउन था 10 किलोमीटर दूर, वहां जाकर के मैंने पीसीएम सब्जेक्ट लिया, और
पीसीएम की पढ़ाई चालू की तो फिजिक्स बहुत अच्छी लगने लगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगी। 8वीं तक तो हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का नाम भी नहीं सुना था, गणित जरूर सुना, पढ़ाई था, और एक साइंस होती थी, लेकिन उसमें ऐसे बाइफर्केशन नहीं मालूम था कि ये इसको फिजिक्स कहते हैं, इसको केमिस्ट्री, ऐसे करके। बायोलॉजी जरूर थोड़ा अलग से समझ में आती थी। तो ऐसे सब्जेक्ट लेने के बाद में फिर उसमें भी मैं, क्योंकि मेरी नेचर थी पढ़ने वाली, तो मैं बहुत पढ़ता था। और गांव में हमारे घर पे बिजली भी नहीं थी, तो जब मैं स्कूल से, हमारा 12 से 5 की शिफ्ट थी, तो स्कूल से जब घर जाता था तो सबसे पहले मैं अपना लालटेन को संभालता था कि भाई उसमें वो केरोसिन डालना, और उसका जो गोला होता है, कांच होता है, उसको साफ करना, और उसको साफ करके तेल भर के, और वो जो बत्ती होती है उसको सही करके उसको रेडी रखना कि भाई रात में अपना साथी यही है। हाँ, और उसके बाद खाना वाना खा के फिर पढ़ाई। मुझे कोई शौक था नहीं किसी और चीज का, इसलिए मैं अपना बस पढ़ाई में लग जाता था। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे गाने वाने सुनने का जरूर शौक था, रेडियो सुनता था मैं, और उसका एक कारण और भी था कि मेरा उससे बड़ा कंसंट्रेशन बनता था, बाकी चीजों को फिल्टर कर देता था, बाकी डिस्टर्बेंसेस को, डिस्ट्रैक्शन को, और वो मुझे एकदम फोकस करने में मदद करता था। तो ये साइकिल से हम लोग पढ़ने जाते थे, और 9 से 12 तक पढ़ाई की, और उस पढ़ाई के माध्यम से इतनी मतलब अच्छे से पढ़ाई की कि, क्योंकि मेरे लिए एक वही सोर्स था जिससे मुझे लगता था कि इसी से जीवन को सुधारा जा सकता है। और माता पिता जो इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, इतनी मेहनत करते हैं एक परिवार को चलाने के लिए, और खासतौर से मेरे लिए, भले उस समय छोटे छोटे खर्चे होते थे पढ़ाई में, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत बड़े होते थे। तो ये लगता था कि हम सिर्फ पढ़ाई करके ही कोई अच्छी नौकरी हमको मिल सकती थी। हमारे गांव में 2 इंजीनियर थे, तो वो हमारे आइडियल होते थे कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो राजस्थान पीईटी के लिए तैयारी करते थे, और आरपीईटी ही माइंड में था कि भाई हमें ये बनना है। तो आइडिया ये था कि पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ जॉब लगेगा, उससे हम जीवन का एक अच्छे उसको लेवल पे ले जाएंगे। ये कभी जीवन में सोचा नहीं था कि भाई आगे जाके क्या होगा, ऐसे कोचिंग होगी, ये होगा, वो होगा, इतने बड़े संस्थान बनेंगे, कुछ भी ना प्लानिंग था, ना ड्रीम भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे उस लेवल पे कैसा कुछ होगा। खाली ये सोचते थे कि यार नौकरी लग जाए और बस उससे अपना जीवन यापन करेंगे। 10th क्लास में मेरे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब मैं 10th क्लास में था तो कोटा से हमारे कोई बहुत दूर के रिश्तेदार थे, तो कोटा से वो गांव में उनके कोई रिश्तेदार तो उनके मिलने आए थे, और हमारा घर भी पास में था, तो बाई चांस हमारे घर पे भी वो आए और मेरे से बातचीत की। और उस बातचीत में उन्होंने मुझसे बातचीत करने के बाद मुझे उन्होंने जो बोला ना, वो मेरी जिंदगी के परिवर्तन वाला बात थी। और उन्होंने कहा कि यार तू तो पढ़ने में अच्छा है, तो तेरे को तो आईआईटी करना चाहिए, ये उन्होंने बोला। 10वीं में पहली बार मैंने आईआईटी शब्द सुना, उसके पहले मैं आरपीईटी सोचता था, पर उन्होंने मुझे आईआईटी के बारे में बताया, और उन्होंने काफी सारी चीजें बोली कि भाई तेरा आईआईटी में हो सकता है, तो पढ़ने में अच्छा है, तो तेरा आईआईटी में हो सकता है, तो आईआईटी की तैयारी कर। और आईआईटी पर मैंने पूछा भाई आईआईटी में जाने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आईआईटी में जाने के बाद बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे और हवाई जहाज में घूमेंगे, और ऐसे ऐसे उन्होंने इतना समय बांध दिया आईआईटी के बारे में कि दिमाग में सब फिट हो गया कि भाई अब आईआईटी ही करनी है, इसके बाद अलावा तो बात ही नहीं करनी, मेहनत करेंगे उसके लिए। तो इस तरह मुझे पता चला कि आईआईटी क्या चीज होती है। तो हर जगह पे कोई ना कोई गाइडेंस मिलता रहा। जैसे 8वीं के बाद 9th में पीसीएम लेना है, मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे गाइड किया। 10th में आने पे ये मेरे पास जो भी मिलने आए, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि भाई इन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, नहीं तो शायद मैं आईआईटी का नाम भी नहीं सुनता और पहुंचता भी नहीं। फिर मैं जब उन्होंने बताया उसके दूसरे दिन कोटा में आया, बस में बैठ के वहां से, और यहाँ पे नयापुरा में जो कॉलेज के पास में दुकानें होती हैं बुक्स की, वहां गया। मुझे एक भी बुक का नाम मालूम नहीं था कि आईआईटी की तैयारी कैसे करना है। मैं तो गया और उनको जाके मैंने बोला कि भाई बताइए, मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, तो मुझे किताबें दे दो। मैं घर से, मेरे फादर से, मदर से, जैसे तैसे उनको कन्विंस करके और किताबों के लिए पैसे उनसे लेकर के आया। और उन्होंने उसमें जरा सी भी एक तरह से मना ही नहीं की, क्योंकि वो मेरे को हमेशा एजुकेशन के लिए प्रेरित करते थे, और मेरे लिए उसके लिए जो भी होता था ना, वो पूरे मन से उसमें सहयोग करते थे। तो यहाँ से किताब वाले की दुकान पे, उसने तो किताब वाले ने मेरे को बहुत सारी किताबें दे दी। सारी किताबें अंग्रेजी में थी, मैं हिंदी मीडियम से राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाला लड़का, लेकिन मैं घबराया नहीं किताबें देख के। मोटी मोटी भी थी और सब इंग्लिश में किताबें थी। और फिर मैं वो किताबें लेके घर गया, और घर जाने के बाद मैंने पहले तो ऐसे सरसरा देखा कि भाई हाँ ये किताबें किस चीज की है, कैसे क्या है। फिर मैंने अपनी उसकी स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई इन किताबों को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, और अंग्रेजी की इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ूंगा।
पर मेरे को उसमें जो 15 साल के पेपर थे पुराने, इन 15 साल के पेपर्स ने मेरी सबसे ज्यादा मदद करी मेरे लिए। उन्होंने बहुत बड़े गाइड का काम किया। मैं कोई कोचिंग करी नहीं, मैं कहीं को ट्यूशन पढ़ने गया नहीं, मैं अपने आप ही अपनी सारी चीजों को हिसाब किताब अपना करता रहता था। तो जो टेस्ट पेपर वाली किताब थी पुराने पेपर वाली, उससे मैंने ये असेसमेंट किया कि मेरी जो पढ़ाई चल रही है स्कूल की और जो इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, इन दोनों में गैप कितना है। उस गैप को फिल करने के लिए मैं वो किताबें पढ़ता था और उन किताबों से मेरी अच्छी मदद हुई। हालांकि मेरे स्कूल की जो 11th और 12th में जो किताबें आई, उन किताबों का स्टैंडर्ड इतना अच्छा था कि मेरी काफी सारी समस्याएं तो उसी से दूर हो जाती थी। और उन किताबों में कई सारे 25-25, 30-30 सोल्ड एग्जाम्पल होते थे जो पुराने जमाने में, पुराने टाइम में IIT में आए हुए थे। तो उससे उस सोल्ड एग्जाम्पल थे, उससे मेरी मदद मिलती थी। फिर इसके बाद इधर जो सोल्व क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशंस भी थे। तो मैं इनको मतलब करता रहता था, एक्सरसाइज करता रहता था इन सारी चीजों की। एंड अल्टीमेटली फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। सब करते करते जो गैप था उसको मैं मेट आउट करता गया। और अंग्रेजी से मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि मेरी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की किताबें थी स्कूल की, इन किताबों में सारे टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी में भी लिखे होते थे। और मेरी शुरू से आदत थी 9th क्लास से ही कि इन इंग्लिश वाली टर्म्स को मैं पढ़ता रहता था उसके अंदर, है ना। और हमारे टॉपिक का नाम भी अंग्रेजी, हिंदी में और अंग्रेजी में भी लिखा होता था। और इवन किताब के पीछे के पन्नों पे, 3-4 पन्नों पे पूरी किताब के अंदर जहां जहां भी अंग्रेजी के शब्द यूज हुए हैं और हिंदी के पूरा पीछे वो बना रहता था। और मैं शुरू से उनको याद करता रहता था। मुझे हालांकि उस समय मालूम नहीं था कि कब काम आएंगे, लेकिन मेरा शौक था पढ़ने का, तो मैं उनको याद करता रहता था। इसलिए ज्ञान ना कभी बेकार नहीं जाता। आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज आपके कब काम आएगी, इसलिए आपको जब भी मौका मिले सीखने का, आपको सीखना चाहिए। ये मैं बच्चों से, सब लोगों से कहना चाहता हूँ। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा फैक्टर बना, क्योंकि नहीं तो मैं तो डर जाता अंग्रेजी से। तो ऐसे करता गया और पढ़ाई चलती रही। और फिर मैं 1990 में IIT में सेलेक्ट होकर IIT मद्रास पहुंचा और 1994 से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जैसे होता है कि भाई क्या करना है, तो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए 1 साल स्पेंड किया। और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जब रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, मेन इसका IAS मेन का के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, तो उसी टाइम पे इंतजार करते करते 3 महीने का टाइम था। तो उस 3 महीने के टाइम पे फिर मैंने अपना बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाया, मेरे घर पे बुला के। उनको मैं कोई पैसे नहीं लेता था और उनको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था। और मेरा जो कस्बा था, टाउन था 10 किलोमीटर दूर, वहां जाके भी मैं बच्चों को, एक एक बच्चे को घर जाके पढ़ाता था। उसमें मैंने 3री क्लास के बच्चों को पढ़ाया, 5वीं के बच्चे को पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाई और मतलब मल्टीपल सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। तो ऐसे करते करते मेरा पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट है ना, वो और जागृत हुआ। लेकिन पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे पढ़ाना है। मकसद मेरा ये था कि मैं शुरू से ही बहुत ही संकोची स्वभाव का रहा। बोलने में मुझे डर लगता था, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में दिक्कत महसूस होती थी। तो वो जो एक संकोची नेचर थी, एक इंट्रोवर्ट नेचर थी, उससे मुझे डर लगता था कि यार मैं IAS में मेरा इंटरव्यू नहीं पास हो पाऊंगा। और IAS बनने के बाद, सफल IAS बनना, तो आपको ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी। तो वो डर निकालने के लिए, लोगों के सामने बोलना आए, इसके लिए मैंने सोचा कि अरे पढ़ाना सबसे अच्छा काम है। इससे अपने बोलने का डर निकलेगा, बोलना आएगा और पढ़ाई के टच में रहेंगे, तो फिर आगे एग्जाम भी अच्छा होगा। तो ये सब करके, ये सोच के मैंने पढ़ाना शुरू किया। और जब रिजल्ट आया IAS का कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा धक्का भी लगा। फिर उसके बाद मैंने बंसल क्लासेस में यहाँ पे अप्लाई किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। उसको भी मैंने पार्ट टाइम ही सोचा था कि भाई अल्टीमेटली तो IAS में जाना है। लेकिन मुझे अपने लेक्चर की तैयारी करने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि स्टैंडर्ड इतना अच्छा था पढ़ाई का। तो पूरा दिन मेरा उसकी तैयारी में निकल जाता था, लेक्चर की तैयारी करने में। क्योंकि उस समय कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे था नहीं। अपने आप ही मटेरियल बनाना, अपने आप ही सब कुछ, सब चीजों की तैयारी, चाहे लेक्चर हो, चाहे वो DPP हो, चाहे वो शीट हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, हर चीज के लिए खुद से तैयारी करनी पड़ती थी। और पूरा दिन उसमें निकल जाता था। और उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट उसमें और ज्यादा होता गया। और धीरे धीरे करके मेरा IAS वाला ड्रीम जो है वो फेड होता चला गया। और मुझे ऐसा लगने लग गया कि आई एम मेड फॉर टीचिंग। सर, साइनेस से मुझे याद आया, अभी तो आप हजारों बच्चों को एक साथ एड्रेस कर लेते हो, तो ये कैसे, मतलब? नहीं, मेरे ये भी सिखाने वाली बात है बच्चों को, कि बच्चों के ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि अपनी कमजोरी को जानना बहुत जरूरी है।
है ना, और जानने के बाद उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और मेरी तो जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है इस कमजोरी को, कि मुझे बोलने में डर लगता है, शाइनेस होती है, किसी के सामने जाने में डर लगता है, इसको दूर करने के चक्कर में ही मेरा फील्ड ही चेंज हो गया। मतलब कहां तो मैं किधर जाना चाहता था, इधर दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अच्छा, उस समय ऐसा भी नहीं था कि भाई कोचिंग बहुत बड़े होते थे या इसको एक सिक्योर जॉब माना जाता था, है ना। और आईआईटी से निकलने के बाद पढ़ाना, इसको तो लोग बहुत ताना मारते थे, कह रहे भाई आईआईटी तुमने इसलिए करी है क्या, पढ़ाने के लिए की है। और गांव में लोग ताना मारते थे, करे भाई ये तो मार साहब बन गए हैं, ये तो अभी ट्यूशन पढ़ा रहा है, इसको तो अभी नौकरी नहीं मिली है ना, तो भटक रहा है, ऐसे करके लोग बाग मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे तो जम गई थी उस टाइम पे कि भाई अब मैं आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ा करके इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था, और बच्चों को जब समझ में आता था तो उनकी आंखों में जो चमक और जो उनको एक खुशी, संतुष्टि नजर आती थी, तो बहुत अच्छा लगता था कि यार अपन अपने ज्ञान के माध्यम से बच्चों को सवाल करने लायक बना पा रहे हैं। सर, तो जैसे भी आपने बताया कि आप बंसल कोचिंग गए थे, तो सर उस टाइम जब आप पढ़ा रहे थे तो आपके माइंड में कब ये थॉट प्रोसेस आया कि हमें रेजोनेंस स्टार्ट करना है, और इसको खड़ा करने के लिए आज इतना बड़ा अंपायर है, तो उसके पीछे का मिशन और थॉट प्रोसेस क्या था? तो रेजोनेंस स्टार्ट करने के पीछे की भी एक स्टोरी है। मैं जब आईआईटी में था 1991 में मैंने पासपोर्ट बनवाया था अपना, और वहां पे सभी लोग पासपोर्ट बना लेते फर्स्ट ईयर में ही, और वहां पे पासपोर्ट बनाने का मकसद यही होता है कि विदेश जाना है पढ़ाई के लिए। और हमारे वहां के बच्चे ज्यादातर विदेश में जाते थे। मेरे खुद के बैच के लगभग 25 बच्चे, 30 का बैच था हमारा, उसमें से 25 बच्चे बाहर है। तो मैंने भी उनकी देखा देखी मैंने भी पासपोर्ट बनवा लिया। और जब फिर वहां से मैंने चिट्ठी लिखी गाँव में, तो मैंने लिख के भेजा कि भाई मैंने पासपोर्ट बनवाया है। अब गाँव में तो कोई घर पे हमारे कोई जानते नहीं थे पासपोर्ट क्या होता है। तो मैंने फिर यहाँ से मेरी चिट्ठी गई गांव से मेरे पास कि भाई पासपोर्ट क्या होता है बताओ। फिर मैंने वहां से चिट्ठी लिखी कि भाई पासपोर्ट से विदेश जाते हैं। फिर यहाँ से वापस चिट्ठी गई, मेरी मदर ने उसमें लिखवा के भेजा किसी से, क्योंकि मेरी मदर तो खुद पढ़ी लिखी है, कभी स्कूल गई नहीं है, और फादर भी तीसरी चौथी क्लास तक पढ़े, तो वो लिखना पढ़ना सब चीजें जानते हैं। बट मदर फादर भले उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज मेरी पर्सनालिटी में मेरे अंदर जो भी गुण है, जो भी चीजें मैं जानता हूँ, वो उनसे मैंने बचपन से सीखी है। मतलब चाहे मेहनत करना हो, चाहे संघर्ष करना हो, चाहे संघर्ष का सामना करना हो, परेशानियों का सामना करना हो, और हर सिचुएशन में धैर्य रखना हो, है ना। धैर्य रखते हुए अपने आप को मजबूत बना करके चीजों का ये मतलब फादर से सीखा है, और मदर भी उसी चीज का पार्ट है। और साथ ही साथ मतलब और भी कई सारे, जैसे आज मैं एक इंस्टीट्यूट को एज ए टीचर भी संभालता हूं, बट एज ए मैनेजर भी संभालता हूं। तो एक जो लोगों को साथ लेके चलने वाली जो गुण है, वो कहीं ना कहीं मैंने बचपन में मदर से इस चीज को सीखा है। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के समान है। तो मदर ने यहाँ से चिट्ठी में लिख के भिजवाया कि भाई तो कहीं नहीं जाएगा, अभी पहले विदेश में जैसी जगह पे ही है, क्योंकि मद्रास बहुत दूर था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर हमारे यहाँ से, और वहां जाने के लिए भी मुझे कई सारी बसों ट्रेन चेंज करके वहां पे जाना पड़ता था। तो मदर ने ये लिखवा के भिजवाया कि तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, और अपने गांव से छोटी सी जगह से पढ़ लिख के इतनी बड़ी जगह गया है, तो तेरे को ही एक तरह से ऐसा काम करना है कि तू बाकी लोगों को कहीं ना कहीं एक इंस्पायर कर सके, और उनको कोई ना कोई आगे बढ़ने के लिए उनके लिए कोई अवसर प्रोड्यूस कर सके। तो मेरे लिए तो एक तरह से वो ये भी था कि यार ये क्या हुआ, बाहर जाने की रुकावट लग गई। लेकिन दूसरी पॉजिटिव बात थी कि मेरे लिए एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्योंकि अभी हाँ उधर तो नहीं जाना, तो मेरा वो रास्ता कट गया कि यार अब यही रह के कुछ करना है। अदरवाइज होता क्या है कि जब आदमी किसी बड़े संस्थान से पढ़ता है, तो उसके बाद में उसका जो है ना दिमाग भटकता रहता है कि यार मैं, क्योंकि उसकी इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता है। तो मेरे लिए अच्छी बात थी कि इतनी जल्दी मेरे लिए डिसाइड हो गया कि भाई मुझे इधर ही रह के अपना काम करना है। तो ठीक है, फिर मैंने सोचना शुरू किया यहाँ रह के क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बातचीत करते 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 ये पता लगा कि भाई आईएएस में जाना चाहिए। आईएएस एक बहुत अच्छी सर्विस है जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आईएएस की तैयारी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तैयारी मैंने शुरू की उस टाइम से ही, बहुत ज्यादा तो नहीं की थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया।
और आईएएस में फिर मैंने फिजिक्स का वो लिया था, तो फिजिक्स मेरी शुरू से, हाँ, प्रीलिम्स में। तो अब जो ये रेजोनेंस बनने वाली बात है उस पे आता हूं मैं। तो बंसल में जब मैं काम करता था तो 6 साल मुझे काम करते हुए हो गए थे, और 6 साल में मतलब अच्छा सीखा भी, सही सब चीजें हुई, और सर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, मुझे मतलब बहुत अच्छा सर ने ट्रीट भी किया। मैं सर को भी इस बात के लिए इस माध्यम से याद करता हूं, और सर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और फिर मैंने अपने आप का वो आत्म अवलोकन किया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मदर ने मुझे बोला था कि तेरे को ध्यान रखना है सब लोगों का, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है। तो मुझे लगा कि यार मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं अच्छा अपना गुजारा कर रहा हूँ, पर मैं मदर की उस बात को क्या कर पा रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि भाई अब अपन एक संस्थान स्टार्ट करेंगे जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। वो मदर की जो बात थी उस बात को मैं इस तरह से लागू करना चाहता था कि एक तो जो भी एक सिस्टम जब बनता है तो उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और उस एम्प्लॉयमेंट में भी जो जिस क्वालिफिकेशन का है या जो जिस काम के लायक है उसको उस तरह का काम मिलता है। तो एक तो चीज ये थी। दूसरा ये था कि मैं चाहता था कि जैसे मैं एक बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आया कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए। ऐसे अनेकों बच्चे हो सकते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि आईआईटी क्या चीज होती है, और पता भी लग जाए तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिससे कि जस्ट अबाव एवरेज बच्चा भी, भले बहुत क्रीम नहीं है लेकिन क्रीम के बाद वाला बच्चा भी है, तो उसको भी आईआईटी में भेजा जा सके। पहले ये था कि आईआईटी में जाना एक तरह से बहुत ही क्रीम बच्चों के लिए या बहुत ही एलीट क्लास के लिए एक तरह से ये क्योंकि उन्हीं को जानकारी होती थी इसे आईआईटी क्या है, और उन्हीं को जानकारी होती थी तैयारी कैसे करनी है। तो ऐसे बच्चे भी आईआईटी में पहुंच पाए, उस मकसद से मैंने रेजोनेंस की स्थापना की थी। और हमारी शुरू से ही ये पहचान भी बनी कि भाई ये बच्चे को मेहनत करा के आईआईटी में पहुंचा देते हैं, और इसी उस मकसद में हम लोग कामयाब भी हुए। तो ये जो रेजोनेंस की शुरुआत थी उसके पीछे मेनली यही ऑब्जेक्टिव था, और मुझे खुशी है कि इस ऑब्जेक्टिव को अभी हम पिछले 20 सालों में बहुत बखूबी से इसको हमने पूरा कर पाए हैं। सर, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस जो इतना बड़ा आज एम्पायर, इतने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, तो इसके पीछे का इवोल्यूशन स्टोरी कैसे थे, कैसे शुरुआत हुआ, कौन सी ईयर में कौन सी बिल्डिंग बनी, क्या हुआ? और कभी ना कभी हर चीज के पीछे स्ट्रगल होता है, सक्सेस में ही 3 बार ऐसे हो, और स्ट्रगल को डिफाइन करता है, जितनी ज्यादा स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस। तो ये रेजोनेंस का क्या सक्सेस स्टोरी रहा, उसके बारे में कुछ? रेजोनेंस देखो, हमने स्टार्ट किया था, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। और कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं, एक अच्छी खासी नौकरी, बड़ी बनी बनाई नौकरी को छोड़ के जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है तो हर चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और तो हमने मतलब मैं इस बात को कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं कि मैंने 6 साल में जो भी पैसे कमाए उसमें से अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखे थे। मैं जो भी कोई आता था उसको दे देता था, तो वेलफेयर मेरी नेचर शुरू से उस तरह की रही है। तो जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास एक ही चीज थी, वो थी डिटर्मिनेशन, मेहनत करने का जज्बा, और ये था कि यार हम कहां से आए हैं। अगर हमारा मान लो किसी तरह से कुछ गड़बड़ होती है, नहीं चलता है, तो अपने को मालूम है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना टाइम पास कर सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे रहने का ढंग, हमारी तो वो सब एक ग्राउंड लेवल का ही था। तो जिस परिवेश से आए थे उसी परिवेश को हमेशा दिमाग में रखते थे यार कि अपने को खोने के लिए कुछ नहीं है, उस तरह से स्टार्ट किया। तो किराए की बिल्डिंग में हमने 2 कमरे लिए जवाहर नगर में, और वहां से स्टार्ट किया। उसमें हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भी क्लासें ली है हमने कई बार, क्योंकि हमारे पास लगभग 1000 बच्चे थे, और वो 1000 बच्चे पढ़ाते थे हम। तो अलग अलग शिफ्टों में उनको पढ़ाते थे, क्योंकि कमरे 2 ही थे, तो उसी में हमको एडजस्ट करना था। तो बहुत छोटी सी जगह से हमने चालू किया, लेकिन मतलब
आनंद में करते थे वो काम। ऐसा नहीं सोचते थे कि यार अपने पास इस चीज की कमी है, कोई चीज की कमी थी तो हम उसको समाधान निकालते थे। जैसे हमने अलग अलग शिफ्टों में काम करना शुरू किया तो इस तरह से उस कमी को हमने पूरा किया। पहले साल ही खूब मेहनत हुई, बच्चों को खूब मतलब हमारा काम पसंद आया, तो अगले साल हमारे पास बच्चे लगभग डबल हो गए। फिर हमने धीरे धीरे जो है एक और बिल्डिंग हमने पास में बनाई, उसके बाद फिर किराए पे हमने बिल्डिंग ली, तो हमारे 16 बिल्डिंगों में क्लास चलती थी एक टाइम पे उस इलाके में। तो पर इनको मैं एक संघर्ष की श्रेणी में नहीं मानूंगा कि भाई हमारे पास रिसोर्सेस के अभाव थे तो कोई संघर्ष नहीं मानता मैं, तो उसको एक जरूरत सिस्टम की होती है उसके हिसाब से, और हम जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आते थे उनका सोल्यूशन निकालते रहते थे। अब जब जो सिस्टम बड़ा होता है तो सिस्टम के बड़ा होने के हिसाब से उतने लोग भी चाहिए सिस्टम के अंदर उसको चलाने के लिए, है ना, सिस्टम को संभालने के लिए, है ना। मेरे साथ लोकेश खंडेलवाल सर थे, मैथमेटिक्स को वो सब एक पिलर है, वो फाउंडर मेंबर भी रेजोनेंस के, तो उनका मेरे साथ शुरू से ही साथ रहा। और एकेडमिक्स में हमारे साथ शुरू में राव साहब थे 3 साल तक, और फिर बाद में कहीं वो चले गए वो, तो हमारा बड़ा अच्छे तरीके से पूरा एकेडमिक पे पूरा कंट्रोल रहते हुए चीजें चलती थी। और मैनेजमेंट सिस्टम में भी मेरे साथ शुरू से सतीश सर थे, उन्होंने बाकी की चीजें संभाली। फिर 1-2 साल बाद मनोज सर सिस्टम, आज ही के दिन चांस की बात है कि 20 नवंबर 2002 को मनोज सर ने रेजोनेंस ज्वाइन किया था। ही इज माय क्लासमेट, सतीश आल्सो माय क्लासमेट, हम साथ में पढ़े स्कूल में, और आज मनोज को एग्जैक्टली 20 साल हो गए 2022। तो हाँ, तो मनोज सर को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 20 साल, तो उस समय ही वाज वर्किंग इन अमूल। तो मुझे जैसे जैसे रेजोनेंस आगे बढ़ा, मतलब पहले साल में ये फील हो गया कि यार अभी काम आगे बढ़ेगा और मैं अपने एकेडमिक्स में फोकस करके रखना चाहता हूं, तो बाकी काम को एक उस स्केल पे संभालने के लिए, उस लेवल पे संभालने के लिए मुझे टीम की जरूरत है। तो मैंने मनोज को कांटेक्ट किया कि भाई ये काम को थोड़ा एक मैनेजमेंट शेप देना है, और मुझे मालूम था स्कूल के टाइम से ही कि मनोज का ये वाला स्किल है, ये स्किल सेट है, तो हमारा ये स्किल सेट जो है ना अपने अपने फील्ड में काम आएगा। तो वो चीज को देखकर मैंने मनोज को बुलाया, वो आया, उन्हें देखा, फैमिली को लेकर के आया, सबने देखा, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, एंड देन ही लेफ्ट द जॉब एंड ही केम हियर। तो उसके बाद एकेडमिक्स का हम लोग संभालते रहते थे। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कोचिंग में एक तरह से एक इनफॉर्मल सेक्टर था, लेकिन हमने रेजोनेंस के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस की जो इसको एक फॉर्मल सेक्टर के रूप में देता है। जैसे बड़ी कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरह से डिपार्टमेंट बनाए गए और वो सारी चीजें बनी। HR होता है, BD होता है, ये होता है, वो बहुत सारी चीजें बनी। तो वो एकेडमिक के बाहर की चीजें, वो मनोज के गाइडेंस में चीजें बनती गई। तो बेसिकली हम लोग इसको बहुत ही अपने अपने पार्ट पे सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, और सतीश सर का काम था ये PR करना, लोगों से मिलना जुलना, और उनके तो मतलब एक टीम की तरह से पूरे के पूरे लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आगे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। SPR सर आ गए, सबसे पहले BKM सर आए, फिर उसके बाद आशीष, फिर उसके बाद SPR सर, विवेक, और ऐसे करके हमारी जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे वो IIT से निकल के उस टाइम पे उनको भी एक पढ़ाने के हिसाब से एक उनको एक शौक जनरेट हुआ। उन्होंने, मैंने भी उनको चेस किया, उन लोगों को भी इंटरेस्ट आया, तो हमारी बड़ी एक एक्सपीरियंस्ड और यंग लोग ऐसे करके अच्छी टीम बनी, और उस टीम ने बहुत शानदार तरीके से काम किए उस टाइम पे। तो उस समय सब्जेक्टिव कॉपी होती थी, तो ये लोग, हम सब लोग रात में बैठ करके कॉपी चेक करते थे, दूसरे दिन बाद सर्विस सेटिस्फेक्शन जो है ना उसके इतने हाई स्टैंडर्ड था कि बच्चे को मजा आता था उस चीज के लिए। तो ऐसे करते करते फिर हम रिजल्ट भी हमारा, जैसे पहली बार में 161 बच्चे सेलेक्ट हुए, जो परसेंट में काफी अच्छा था। 2 बच्चे टॉप 100 में थे, फिर उसके बाद आगे 171, 70 के 71 हुए, फिर उसके बाद एकदम से जंप लगा के लगभग 350 बच्चे सेलेक्ट हुए उसके बाद। तो वो एक जो रिजल्ट है ना, जो मेहनत हम लोग कर रहे थे, उस मेहनत के रिजल्ट हमको मिलते चले गए। 16 में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन थे। 16 से 19 शायद 2013 से 2016 तक है, 4 बार हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन। हाँ, तो वो फिर मतलब ये हो गया कि हम लोग भगवान की दया से और सब लोगों की मेहनत से जो नेशनल प्लेयर थे ना, हम तो छोटे से बच्चे थे एक तरह से, तो नेशनल लेवल पे हमारी पहचान हो गई रिजल्ट्स और उन बच्चों की मेहनत से। बच्चों ने हमारा वर्ड ऑफ माउथ एक तरह से स्प्रेड, हाँ, गुडविल उन्होंने स्प्रेड किया,
और उसकी वजह से फिर हमको अच्छे बच्चे मिलने लग गए। फिर हमने हमारा जूनियर डिवीजन स्टार्ट किया, पाइपलाइन हमें मिल जाए 11 से, इसलिए, और उसकी वजह से फिर हमारे रिजल्ट में और अच्छी रैंकें आने लग गई। तो बेसिकली मेहनत तो करनी पड़ती किसी चीज को बनाने के लिए, और हमने फिर जैसे हमें मैन पावर की जरूरत थी तो हमने हमेशा, हमारी कोशिश ये रही कि हम लोगों को ट्रेन करें, डेवलप करें और अपनी रिक्वायरमेंट को उस तरह से पूरी करें। और उसके बाद फिर ये बिल्डिंग बनना, ये सब चीजें तो एक नेचुरल पार्ट है। मैं बिल्डिंगों को अचीवमेंट नहीं मानता हूं, मैं अचीवमेंट मानता हूं इस चीज को कि हमने कितने बच्चे हमने सेलेक्ट करवाए, और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े वो हमसे कितने सेटिस्फाई होके यहाँ से गए। मतलब उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ से ये चीज की कमी रही। सर, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस से अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि अभी तक रेजोनेंस से कितने बच्चे आईआईटीज में गए हैं और कितने पेरेंट्स का ट्रस्ट अब तक बन चुका है रेजोनेंस में ये 21 सालों में? तो अभी मैंने पिछली बार 11 अप्रैल 2021 को जब रेजोनेंस का फाउंडेशन डे था, 22 को, 11 अप्रैल 2022 को 21 साल पूरे होते, तो हमने पूरे डाटा पुराने निकाल के जोड़ जाड़ के उनको निकाला, तो उसमें लगभग 9.5 लाख बच्चों का फिगर उसमें आता है, जिसमें हमारे डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे भी हैं और क्लासरूम के बच्चे भी हैं। क्लासरूम के लगभग 6.5 साढ़े 6 लाख बच्चे होंगे, और लगभग 3-3.25 लाख बच्चे हमारे डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे हैं जो हमारे करेस्पॉन्डेंस कोर्स या ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ते। लेकिन जो प्योर क्लासरूम के अंदर जो पढ़े हैं वो लगभग 6.5 लाख के आसपास बच्चे इन सालों में पढ़े हैं। और तो इतने जो स्टूडेंट है, अब इनके पेरेंट की काउंटिंग करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9.5 लाख का उधर 18-19 लाख हो जाते हैं। ये सारे मिलाएंगे तो करीब 30 लाख के आसपास, 29-30 लाख के आसपास बच्चे और पेरेंट्स मिला के हो गए। तो इनका ट्रस्ट हमने अपने काम के माध्यम से पिछले 21 सालों में जीता है, और ये जो प्रक्रिया है अनवरत चल रही है। और जैसा कि जेई एडवांस, नीट और जेई मेंस के कुछ अचीवमेंट्स, जो वैसे तो अचीवमेंट्स गिनाने लगे तो बहुत सारे हैं, हजारों हजार बच्चे आईआईटीज में गए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें? स्पेसिफिक अचीवमेंट मैं अभी जो रिकॉल कर सकता हूँ इमीडिएटली वो यही है कि सबसे पहली बात तो है कि लगभग 50,000 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए। पहले जेई एडवांस, पहले आईआईटी जेई बोलते थे, अब जेई एडवांस बोलते हैं। 50,000 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी संख्या है। ये पूरे देश में मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में ही होगा ये नंबर। और इन 50,000 में 3500 गर्ल्स हैं प्लस, और इसके तो ये भी बहुत बड़ी संख्या है कि भाई इतनी गर्ल्स इसके अंदर सेलेक्ट होके गई हैं, सेलेक्ट हुई है जेई में। और लगभग 5,000 बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। तो जो मैंने बोला था कि भाई एक पूरा एक स्पेक्ट्रम बनाना, पूरा एक ऐसे ग्रामीण परिवेश और एक दूर दराज के बच्चों को भी मौका देना। 5,000 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं जो हमारे यहाँ पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं, और करीब 10,000 बच्चे हैं जो SC/ST कैटेगरी के हैं, जो इस 50,000 बच्चों में उनका भागीदारी है इसमें सेलेक्ट होने में। और मैं मानता हूं कि इन संख्याओं के माध्यम से अपन जज कर सकते हैं कि वे किस तरह से हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा करने में हम कामयाब हुए हैं इन बच्चों की मेहनत के माध्यम से। लगभग 2.5 लाख बच्चे जो आईटी में सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचते हैं। तो करीब 2.5 लाख बच्चे NITs के लिए जो एग्जाम होता है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। हम 2010 के पहले तो डेटा रिकॉर्डिंग रखते थे, सिर्फ आईटी का रिकॉर्ड रखते थे। 2011 की बात बता रहा हूं मैं। करीब 2.5 लाख बच्चे NITs में सेलेक्ट हुए। एक टाइम था कोविड के पहले की बात बता रहा हूं मैं कि हर IIT में लगभग 7-8 बच्चों में एक बच्चा रेजोनेंस का होता था। आउट ऑफ हाँ, और NIT में करीब 4 या 5 में एक बच्चा रेजोनेंस का पढ़ा हुआ होता था। ये कोविड में थोड़ी हमारी संख्या भी गड़बड़ हो गई है, वापस इसको ट्रैक पे लाएंगे। बट पास्ट का रिकॉर्ड ये रहा है कि बच्चे इस तरह। इसके अलावा हमने 2012 में मेडिकल शुरू किया, तो उसमें भी कई बच्चे हजारों की संख्या में सेलेक्ट हुए। हालांकि आज भी हम इसमें छोटे हैं, लेकिन इसको भी बड़ा बनाने का हमारा टारगेट है। फिर हमने इसके बाद CA, CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, क्लेट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, वो चालू किए। और इसके पहले हमने NTSC, KVPI, ओलंपियाड, सारे जितने भी एग्जाम 12वीं तक के क्लास के बच्चों के होते हैं वो सब हमने चालू कर रखे हैं। और इनमें भी हजारों की संख्या में NTSC, KVPI, ओलंपियाड, मेडल वगैरह बच्चे लेकर के आते हैं। और हमारा एक डिपार्टमेंट जो ये दूसरी परीक्षाएं होती हैं, बैंक की PO की परीक्षा होती है, NDA और SSC वगैरह जो एग्जाम होता है, उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट काम करता है। और वो क्या है कि हमारी जो बड़ी बड़ी हाइलाइट्स होती है उनमें कई बार ये डिपार्टमेंट दब जाते हैं, लेकिन मैं अभी इसको हाईलाइट करना शुरू किया है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम सारे बच्चों को
सभी तरह के एग्जाम के लिए बच्चों को कवर करें। अभी रिसेंटली जो CUET चालू हुआ है उसमें भी हमारे बच्चों ने 100% मार्क्स ऑब्टेन किए कई सब्जेक्ट्स में, तो बच्चों के लिए लगे हुए हैं। अब अचीवमेंट ये तो हुई जो फॉर्मल परीक्षा होती है उसके बारे में, इसके अलावा हमारे बच्चे जो यहाँ से निकल के आगे गए है ना, अच्छा इसमें से कुछ यादगार रिजल्ट जैसे कि 360 में 360 नंबर कल्पित बीरवाल 2017 में लेके आया, तो वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस थी, उसने हिस्ट्री क्रिएट की। उसके बाद तो कई बच्चे पूरे नंबर लाए, लेकिन सबसे पहले हमारा बच्चा जो है वो लेकर के आया था, तो वो मेरे को बहुत खुशी हमें देता है। एंड हमारे यहाँ से पढ़ करके जो और कई बच्चे हैं, जब हमारी पहली बार टॉप 10 में रैंक आई, शुभम मेहता की सेकंड रैंक आई, 5वीं रैंक आई निश्चित लाहौटी, तो हमारे लिए टॉप 10 में जो 2 रैंकें आई उससे एक बहुत बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन हुआ कि एक साथ 2 और 5 रैंकें आई। उसी साल हमारे 10 से ज्यादा बच्चे टॉप 100 में आए थे उस टाइम पे। और इन दोनों बच्चों को 2 और 5 रैंक वालों को फिजिक्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी मिला था, तो एकदम से माहौल ऐसा बना था कि जबरदस्त काम हो गया। तो बहुत सेटिस्फेक्शन, खुशी मिली हमको कि यार अब हमें असली रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हम रैंक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे बच्चे जैसे आगे ग्रेजुएशन करने के बाद में, हालांकि मैं उनके रिजल्ट को क्लेम नहीं करता, लेकिन खुशी तो मना ही सकते हैं कि हमारे बच्चे कनिष्क कटारिया की 2019 में IAS में ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तो ये रिजल्ट्स एकदम खुशी प्रदान करते हैं। और कई बच्चे इसके साथ साथ मतलब 20-25 बच्चों को तो मैं जानता हूं जो IAS में सेलेक्ट हुए, कई बच्चे IPS IRS अलग अलग जो सर्विसेज होती हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विसेज हो। अभी रिसेंटली कई बच्चों की 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की पैकेजेस की जॉब लगी है गूगल के अंदर और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। तो ये बच्चे जब यहाँ पढ़ते रहते हैं तो उनको भी नहीं लगता कि हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जो माहौल उनको मिलता है, जो ट्रेनिंग उनको मिलती है, जो कॉन्फिडेंस उनको मिलता है, वो सिर्फ उनको IIT NIT में एग्जाम्स में सेलेक्ट नहीं कराता है, लेकिन उनको फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी जीतने के लिए उनके अंदर हौसला और IQ उनके अंदर मजबूत करता है। इवन मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं, जैसे सर ने बोला कि गूगल वगैरह में, तो हम लोग तो अमेजोन जो अपने आप में इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी, उसको तो हम लोग मतलब काउंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जितने बच्चों को देखा है रेजिमेंट से जो पढ़ते हैं वो अमेजोन में तो पढ़े होते हैं, तो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट या गूगल ढूंढना पड़ता है टू हाईलाइट द रिजल्ट। सर अब इसके बाद ये अमेजोन है, एप्पल है। अभी मैं रिसेंटली एक बच्चे को बताता हूँ, वो NIT जयपुर से पढ़ा है। ये भी सीखने वाली बात है, बच्चों को कॉन्फिडेंस वाली बात है, इसलिए बता रहा हूं मैं। NIT में एक बच्चा हमारा पढ़ता है और अभी NIT में 7 सेमेस्टर में ये वो है ना, कैंपस इंटरव्यू में या जो भी उनकी इंटरव्यू प्रोसेस होती है, वो बच्चा लगभग 10-11 कंपनियों में फेल हुआ। आखिरकार उसकी जॉब लगी एप्पल में, और एप्पल में इंडिया में, और उसका पैकेज है लगभग 60 लाख रुपए का। और इंडिया में 60 लाख के पैकेज की जॉब लगना, वो भी एप्पल जैसी कंपनी में लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि एप्पल के प्रोडक्ट हम लोग पहन के खुश हो जाते हैं, वो एप्पल का प्रोडक्ट बना रहा है। तो उसका छोटा भाई भी IIT में सेलेक्ट हुआ है, वो लगभग 400 के आसपास रैंक है उसकी, वो IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिला है। और उसकी छोटी बहन है, वो अपने यहाँ पे अभी नीट में 12th क्लास की स्टूडेंट है। तीनों बहन भाई यहाँ से पढ़ करके 2 तो निकल चुके हैं और एक को निकल करके जाएगा। हाँ, पूरी फैमिली को। बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि रेजोनेंस भी एक पूरा कॉर्पोरेट हो गया है, तो यहाँ पे जो स्टाफ है या जो और भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से फैकल्टीज को, सबसे पहले यहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में, और बाकी के भी जो स्टाफ है उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, उनको कैसे ग्रोथ अगर करना हो तो उनके लिए क्या चीजें हैं? देखो, IIT के लिए रेजोनेंस एक डेस्टिनेशन माना जाता है, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो स्टाफ चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो उसके लिए भी। और मेरी शुरू से ही ये आदत रही है कि मैं लोगों के अंदर काम करने का एप्टीट्यूड देखता हूं, क्या इनका एप्टीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है ना, इनका उनके अंदर मैं इस चीज को इतना महत्व नहीं देता कि इसको पहले से कितना आता है, लेकिन अगर उनके अंदर ये बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है तो हमें कॉन्फिडेंस है, सिखाना तो हमको आता है बस। तो वो अगर उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है तो हम उसको सिखा देते हैं। तो हमने शुरू से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बहुत विश्वास, मतलब इसी पे हमने रिलाई किया है। तो जैसे हमारे सबसे पहले एक तरह से अगर मैं कहूं कि जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा इनफॉर्मल रूप से पहले ट्रेनिंग चलती थी, इक्के दुक्के लोग जुड़ते थे, उनको ट्रेन करते थे। सबसे पहले BKM सर, KJ सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स डेप्यूटी हेड भी है, BKM सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स हैं। आपको जानकर के मतलब व्यूवर्स को जानकर के ये लगेगा कि यार
सबसे पहले जब मैं फिजिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, मेरे बाद सबसे पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने फिजिक्स के वो बीकेएम सर थे, और वो आईआईटी से पढ़े हुए नहीं, एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े, फिर भी उनको एचओडी फिजिक्स बनाया गया बिकॉज ऑफ हिज जो पैशन है पढ़ाने का, और जो उनके अंदर जो गुण है ना, वो सारी चीजें मिलाकर के उसकी वजह से उनको बनाया। तो इस तरह से हमने मतलब शुरू से ही चाहे वो आईआईटी से हो, नॉन आईआईटी से हो, लोगों को उनके एप्टीट्यूड को देख करके उनको भर्ती किया जाता है, और फिर उनको वो ट्रेन होते हैं सिस्टम के अंदर। और सिस्टम की सबसे खास बात ये है कि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को नॉलेज शेयर करने में कभी ये नहीं सोचते कि यार मेरा लॉस हो गया। जो कहते हैं ना कि भाई ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, उस फिलॉसफी के हिसाब से हम काम करते हैं, और लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी हमको कई चीजें सिखाते हैं, हम एक दूसरे टीचर्स को सिखा, सब एक ऐसा माहौल रहता है कि वो एक दूसरे को लर्निंग देते रहते हैं। तो उस माहौल में हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में, मैं एक बार पूरा काउंटिंग कर रहा था तो लगभग हमने 3,500 के आसपास हमने लोगों को अब तक ट्रेन किया एकेडमिक्स के अंदर। इतने टीचर हमने ट्रेन किए हैं, और उनमें से आज भी कई सारे टीचर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग विभिन्न कारणों से दूसरे संस्थानों में गए हुए हैं। पर मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा ट्रेन किए गए जो बच्चे जो फैकल्टी बने, आज वो सुपर स्टार फैकल्टी के रूप में जाने जाते हैं। और लगभग ऐसा कोई कोचिंग संस्थान नहीं होगा मेरे हिसाब से इंडिया में जहां हमारे पढ़ाए हुए बच्चे या हमारे यहाँ ट्रेन किए लोग किसी कोचिंग के अंदर नहीं होंगे। सब जगह वो लोग बैठे हुए हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, और वो सुपरस्टार वहां के सुपरस्टार बने हुए हैं। तो वो एक अच्छा माहौल लोगों को मिलता है ट्रेन होने के लिए। तो वो हमें कई बार हमारे ऊपर अटैक भी हुए एक तरह से फैकल्टी को ले जाने के, बल्क में पूरा एक कलेक्शन टीचर्स का ग्रुप उठा के ले जाएगा। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम है कि भाई हमें एक तरह से पेड़ लगाना आता है, तो बीज डाल के हमें, हाँ, तो आप कब तक फल तोड़ोगे, हम पेड़ लगाते रहेंगे। तो इसलिए हमारी वो जो पेड़ लगाने की कला है ना, उसको तो कोई छीन नहीं सकता। उसके माध्यम से हम लोग हमारा काम, हमारी टीम डेवलप करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और वो लोग एनर्जी के साथ काम करते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई जाता है सिस्टम से तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि यार ये हमसे जा रहा है किसी भी कारण से। बट ये कि सिस्टम के अंदर हम किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोगों को याद भी करते हैं पुराने लोगों को, और उनमें से कई लोग वापस हमारे साथ भी जुड़ते हैं और हमारा साथ देते हैं ऐसे मौकों पर। अब सर, कोई भी जो बड़ा इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके हमेशा, जैसे हम लोग कॉलेज में भी जब थे, 5 ईयर प्लान ये सब होता है कि हमारा फ्यूचर का प्लान क्या है। जैसे कोई भी आप कंपनी में जब जाओगे तो उनसे हमेशा पूछा जाता है आपका व्हाट्स योर 5 ईयर प्लान। तो इस तरीके से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब ये रेजोनेंस का अगर आप इस चीज के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहो कि आगे का आपका क्या प्लान है रेजोनेंस को लेकर। देखो, मैं तो बिना प्लान बनाए यहाँ तक पहुंच गया। मैंने सपने में नहीं सोचा था, जब गांव में रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कभी नहीं सोचा था कि क्या होगा जिंदगी में। तो एक ही चीज जानता हूँ, एक प्लान जानता हूँ अच्छे से, यार जो अपने हाथ में अभी काम है ना, उसको अच्छे से करो, उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी जी जान लगाकर उसको करना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है कि वक्त के साथ चीजें अपने आप ही अनफोल्ड होती है ना। भविष्य को आप देख नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन तैयारी करके रखनी चाहिए उसकी। तो मैंने भी कुछ अपने हिसाब से तैयारी की हुई है, लेकिन मैं अभी उसको इसमें नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ मेरी क्या तैयारी है, क्या काम मैं करना चाहता हूँ। हाँ, तो बस मैं काम करके ही उसको अचीव करके ही बताना चाहता हूँ। और बताऊंगा तो मैं अपनी जो एग्जीक्यूशन टीम है, जो मेरी कोर टीम है, मेरी एग्जीक्यूट करने वाली टीम है, मैं उन टीम के साथ में उसको शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, और फिर उसको हम चेस करेंगे। और लेकिन इतना जरूर है कि हम एजुकेशन के मामले में जो एक मुकाम रेजोनेंस ने हासिल किया था और आज भी मुकाम है, इसको भी जो हमारा जो पीयर ग्रुप है, जो कॉम्पिटिटर ग्रुप है, हम कई चीजें उनसे भी सीखते हैं, वो भी हमसे कई चीजें सीखते हैं। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको स्वीकार करने में, उनको अच्छी अच्छी चीजें लाने में अपने सिस्टम के अंदर और लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन जो भी उनसे एक अच्छी चीजें होती, जो अच्छी का मतलब ये होता है कि जो एक सर्वमान्य रूप से एक्सेप्टेबल हो, और जो लोग जिसकी तारीफ करेंगे, हाँ यार इन्होंने अच्छा काम किया है ना, वो तो उस तरह की चीजें हम अडॉप्ट करके, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली हो, चाहे वो दूसरी चीजें, उनको अडॉप्ट करके हम हमारे सिस्टम को भी एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, ताकि हमारे जो सिस्टम के लोग काम करने वाले हैं उनका मोरल एकदम से बूस्ट हो, और उनका मोरल भी हाई हो कि यार हम भी एकदम एक अच्छे
टॉप में है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोविड की वजह से और थोड़ी बहुत हमारी दिक्कतों की वजह से भी थोड़ा सा डाइल्यूटेड चल रहा है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग काम करेंगे, और शांति से तो बैठने वाले हैं नहीं, तो काम करने का जज्बा वही 2001 में जिस तरह से हमारा एक तरह से स्टार्टअप था, उस तरह से ही हम इसको वापस वही एनर्जी के साथ में इसको आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं। लेकिन यस, वो जो टारगेट्स वगैरह जो भी है ना, वो तो हम हमारी टीम के साथ ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा नहीं, जब बताने की जरूरत आएगी तो मैं फिर बुलाऊंगा और फिर मृत्युंजय के सामने वो टारगेट बताए जाएंगे। अब जो सर एक है कि हमारे जो व्यूअर्स, जो बच्चे 10th वाले भी देख रहे होंगे, जो 11th में आना चाहते हैं, जो IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनके लिए कोई लास्ट स्पेशल मैसेज आप देना चाहो इस वीडियो में? भाई देखो, मैं तो एक ही मैसेज कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो भी बच्चे 10 से 11 जाना चाहते हो, खास तौर से वो है ना, और जो 12 से 13 में जाना चाहते हैं, जैसे 2-4 महीने बाद वो भी जाएंगे, ये बच्चे भी जाएंगे, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी पेरेंट्स और बच्चे है ना, बहुत कंफ्यूजन की स्टेट में है कि क्या करना चाहिए, है ना। अच्छा, क्या करना चाहिए तो फिर भी क्लियर होता है कि भाई इस बच्चे को नीट कराना है, IIT कराना है, या कॉमर्स में डालना है, या आर्ट्स में डालना है, लेकिन उनका कंफ्यूजन होता है कि कहाँ इसको डालना चाहिए, है ना। अब कहाँ के लिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं, है ना, और कोई कहने से ऐसा भी नहीं कि मैं कहूंगा रेजोनेंस में एडमिशन ले लो तो आ जाएगा। इतना सा मैं जरूर कहूंगा कि किसी के भी द्वारा किसी के बारे में कुछ गलत बोला जाए, या किसी के बारे अपने बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला जाए, कुछ भी बात बोली जाए, उस पर डायरेक्टली विश्वास करने के बजाय अपनी रिसर्च करें। क्योंकि बच्चे का 2 साल, ये सिर्फ 2 साल की पढ़ाई नहीं, 11वीं-12वीं नहीं है, ये उसके फ्यूचर के कैरियर को डिसाइड करने वाली है। इसलिए एक अच्छी रिसर्च करके ही बच्चे को किस संस्थान में पढ़ाना चाहिए, है ना। संस्थान में वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। एक अच्छी रिसर्च करें, बाकायदा पूरा उसकी काउंसलिंग करें, और सिर्फ दिखाओ दूसरों के क्या ये इसका बच्चा वहां पढ़ रहा है तो उस वजह से वहां पढ़ाना चाहिए, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो बच्चे पहले किसी जगह पढ़े हुए हैं, मान लो किसी भी संस्थान के बारे में आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ मुझे बड़ा बच्चे को पढ़ाना है, तो जो पहले वहां पढ़े हुए हैं उनसे, और केवल रिव्यू से नहीं कि भाई आपने कहीं पे रिव्यू देख लिया और उससे आपने स्टार रैंकिंग देख के उसके हिसाब से चलेंगे। आप फिजिकली बच्चों से मिलें, उनसे बातचीत करें, और वो बातचीत करने के बाद में आप डिसीजन लें, क्योंकि बातचीत करते समय आपको बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आएगी कि वो बच्चा रिव्यू से तो ऐसा कोरा पे लोग पेड रिव्यूज भी देते हैं। मुझे तो क्या, मैं इसमें किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि कौन सी चीज किसके तरह कैसे करती है, बट मैं तो ये कहना चाहता हूं कि फिजिकली बच्चे, जो भी बच्चे पढ़े हैं, पेरेंट्स पढ़े हैं, और बच्चों से ही बात करो, पेरेंट्स से ही बात करो, क्योंकि दोनों के व्यू अलग अलग हो सकता है ना। बच्चा अपने एंगल से देखता है, पेरेंट अपने एंगल से देखता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा और पेरेंट एक थोड़ा मैच्योर व्यक्ति होता है, तो इसलिए उसके उनके फीडबैक में उसके अंदर एक ज्यादा वो चीज रहती है। तो एक अच्छे से देखें, और कोई भी चीज में एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल कई लोग जैसे 2 साल 3 साल 1 साल में ही अपने आप को ऐसा बताने लग जाते हैं जैसे कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया हो, या सारी महारत हासिल, सारी विशेषज्ञता उसके अंदर हासिल कर ली, कर भी लेते हैं कई लोग। लेकिन फिर भी इस बात को देखें कि भाई ये संस्थान कितने साल से चल रहा है, ये कि एक हर चीज की मैच्योरिटी होती है ना, हर संस्थान की मैच्योरिटी होती है, हर संस्थान की लर्निंग साइकिल होता है। आज मैं रेजोनेंस के बारे में बताऊं तो 21 साल की लर्निंग हमारे साथ में है ना। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम के अंदर वो चीज लर्निंग में रहती है, और एक सिस्टम का काम करने का तरीका होता है, उसका स्टडी मटेरियल होता है, उसकी पेडागोगी होती है ना। कोई भी एक चीज को कोई दूसरा आदमी कॉपी कर सकता है, लेकिन पूरी की पूरी चीज को कॉपी नहीं किया जा सकता है। एक जो बच्चे की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं, है ना। मटेरियल भी होता है, मटेरियल को कैसे डिलीवर करना है वो भी होता है, उसको कितने टाइम में डिलीवर करना होता है, उसकी स्पीड होती है, माइलस्टोन्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस स्टाइल से पेपर बनाते हैं, है ना। किसी ने पेपर कॉपी कर लिया, लेकिन उस पेपर के कंसेप्ट को कॉपी नहीं किया, क्या किस पेपर में कब क्या चीज देनी है ना। एक इस पेपर में हम ये चीज डालेंगे, अगली बार ये डालेंगे। जैसे घर पे भी सब्जी बनती है तो 6 दिन में अलग अलग तरह के उसमें क्या क्या किसमें क्या चीज डालनी है, ये घर पे माता जी को पता होता है, राइट। ऐसे ही जैसे संस्थान होता है ना, उसके अंदर भी बच्चे को सेलेक्ट कराने की पूरी रेसिपी होती है, उसको साल भर का उसका एक मेन्यू होता है, उसको कब क्या चीज देनी है वो संस्थान के डीएनए में होता है, उस संस्थान की वर्किंग स्टाइल में होता है कि कब कब कितनी कितनी डोज बच्चे को देनी है, कहां देनी है, कैसे देनी है, उसके हिसाब से सिस्टम चलता है। तो ये पूरे एनालिसिस करें, और ये एनालिसिस करने के बाद भी बच्चे को संस्थान में एडमिशन दिलाए। कई बार
पेरेंट को लगता है कि यार मैं इसको इस फीस में मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो मेरा ये पैसे बच जाएंगे या ऐसा हो जाएगा। लेकिन पैसे बचाना और कैरियर बनाना दोनों में एक बहुत बड़ा वो है कि भाई आप कैरियर के बनाने के लिए आप उसको कुर्बान नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर किसी चीज के लिए पैसे भी खर्च होते हैं तो वो करने भी पड़ता है। और आजकल तो बहुत सारे हेल्प करने वाले भी, मतलब आपको EMI वगैरह देने के लिए भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। तो अगर आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है तो उसमें पैसे भी खर्च होते भी हैं। और हम खुद भी अगर कोई अच्छे बच्चे हैं, भले उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं पैसे के मामले में, तो हम इतनी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स बच्चों के लिए चलाते हैं कि भाई 40-50 तरह की वैरायटी की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। उसके माध्यम से बच्चों को पैसे में छूट भी मिलती है, उनको मदद भी मिलती है। इवन कुछ बच्चों को तो मुफ्त में फैसिलिटी देते हैं। लेकिन कुछ तो अपने को एक बेसिक अपने साथ लेके आना पड़ेगा ना, तब जाकर के बच्चों को उस तरह की सारी छूटें मिलेंगी। मैंने तो 20 सालों में आज कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम इतने पैसे में पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी। 20 साल में हमने भी बहुत सारे लाखों बच्चों को फीसों में छूट करके पढ़ा के सेलेक्ट कराया है। लेकिन हमने कभी उनका गाना नहीं गाया उस तरह का कि भाई हाँ हम ये है वो है। एडिंग टू दिस पॉइंट लाइक मेरा मित्र क्लास 4 से लेकर के कॉलेज तक रेजोनेंस फ्री में पढ़ा, तो जिस रहती है डिजायर तो उसको मिल जाता है। हाँ, तो जहाँ चाह वहाँ राह होती है एक बच्चा। और हम कई बार आउट ऑफ पॉलिसी भी जाकर के बच्चे की सिचुएशन के हिसाब से उसको मदद करते हैं। लेकिन हमने उनको कभी हाईलाइट करना या किसी को उसका एक इमोशनल उसका ये करना, उसको पिक्चर इमोशनल पिक्चर बना करके उसको दिखाना, उस तरह से हम उनके चुपचाप अपना काम करते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं और वर्ड ऑफ माउथ पे विश्वास रखते हैं। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा, पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं बनता है बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन उसके लिए बच्चे के अंदर सर्टेन क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और बाकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा रास्ते होते हैं ना उतना आदमी कंफ्यूज होता है, तो सोच समझ करके डिसीजन लें। पुराने जो वहां पे पुराने जो पढ़े हुए बच्चे हैं ना उनसे जरूर बात करनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। खाली सोशल मीडिया पे रिव्यू और ये सब देखने से किसी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाए। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो हम लोग मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं एक्सटर्नल चीजों से, तो अभी सर कुछ पहले मैच चल रहा था, मैं मेस में बैठा हुआ था और अभी वर्ल्ड कप जो चल रहा था, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। अचानक से नेशनल एंथम शुरू हुआ और सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए। मुझे वहां पे एक चीज बस दिखी कि और आप देखो ना, कभी सिनेमा हॉल में भी आप चले जाओ, अकेले आप रहो, 2 बच्चा भी है, तो जब नेशनल एंथम होता है तो हम खड़े हो जाते हैं। सोच द ऑनेस्टी, अगर हम जितना ऑनेस्टी नेशनल एंथम को दिखा रहे, कोई नहीं देख रहा है, इसमें अगर मान लो खा भी लिए तो कहीं पे भी आप चल रहे हो, नेशनल एंथम सुबह असेंबली होती है, आप खड़े हो जाते हैं। दिस शोज द ऑनेस्टी। मुझे ये लगता है कि बच्चों में इतना ऑनेस्टी अगर उनको अपने काम के प्रति है कि कोई भी नहीं देख रहा है बट मुझे तो अपना करना है, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी में है कि साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, कि साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध में लम्हे नहीं टूटा करते। और लोग कहते हैं कि मेरे सपने टूट गए, कि लोग कहते हैं कि मेरे सपने टूट गए। अरे टूटती नींद है, सपने नहीं टूटा करते। तो थैंक यू।